प्रश्न कहता है कि एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम क्या होता है, इसके कारण लक्षण मैनेजमेंट बताएं। एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम के मतलब होता है कि नवजात में श्वास का अवरोध, ठीक है। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें श्वास के अवरोध के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। श्वास अवरोध नियोनेंट्रम, एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम क्या होता है। ऐसी स्थिति जब शिशु को जन्म के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त न हो, एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहलाता है। श्वास अवरोध का मतलब होता है कि श्वास में अवरोध होना, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण श्वास में अवरोध होता है, ठीक है। तो नियोनेंट्रम के मतलब होता है नवजात, नए नए जन्मे बच्चे। तो जो बच्चा नए नए जन्मे होते हैं उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, नियोनेंट्रम एस्फेक्सिया या एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं, ठीक है। यह जानलेवा सिद्ध हो सकती है। क्यों नहीं जानलेवा सिद्ध होगा, अगर नहीं कंटिन्यू अगर कुछ देर तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दम तो तुड़िए देगा आदमी, तो यह जानलेवा सिद्ध हो सकता है। देश में नवजातों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण श्वास अवरोध भी है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय अगर अच्छे से उसका असेसमेंट न किया जाए, तत्काल अगर उसे ऑक्सीजन न दिया जाए तो वही कंडीशन में जो है बच्चे जो है क्या होते हैं, दम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि देश में बच्चे जन्म के समय एक अत्यधिक जानलेवा में यह भी आता है एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम, ठीक है। इसे पेरिनेंटल एस्फेक्सिया या बर्थ एस्फेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे पेरिनेंटल या बर्थ एस्फेक्सिया यानी जन्म के समय का श्वास अवरोध के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए चीज़ों को, तो आप लोग समझ गए। चलिए इसका कारण क्या होता है, कारण मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका कारण में आपसे होगा क्या कि जन्म क्षति, बर्थ इंजरी, बर्थ के समय, जन्म के समय कोई इंजरी हो गया हो जिसके कारण श्वास न ले पा रहा हो बच्चा, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस, यानी आपको पढ़ाएंगे भी आगे कि फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है, यानी भ्रूण के संबंधित कोई समस्या हो गया हो गर्भावस्था में जिसके कारण वो श्वसन नहीं ले पा रहा हो तो फीटल डिस्ट्रेस होता है। प्रीटर्म, समय से पहले जन्म ले लिया हो बच्चा। एपीएच यानी प्रसव से पहले ही बहुत ज़्यादा रक्तस्राव भी कारण बनता है आपके एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम का। कोर्ड का प्रोलैप्स कर जाना, जो नाभि नाल होता है उसका प्रोलैप्स कर जाना, यह भी जो है कारण बनता है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप महिला में होना, ये भी कारण बनता है। माँ को दी गई जो शामक दवाएं हैं उसका प्रभाव जो है बच्चे पर इफेक्ट करता है, ठीक है। अपरा अपर्याप्त, प्लेसेंटा इनसुफिशियंस, प्लेसेंटा अगर इनसुफिशियंस है, अपर्याप्त है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपके बच्चे को ये चीज़ें हो सकता है, क्योंकि बच्चे को तो भाई अपरा से ही ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, ठीक है। अति परिपक्वता, पोस्ट मैच्योरिटी, अब बहुत ज़्यादा परिपक्व अगर बच्चा हो गया है तो उस कंडीशन में भी समस्या होता है, ठीक है। कुप्रस्तुति, माल प्रेजेंटेशन, गर्भ में अगर बच्चा का जो प्रस्तुति होना चाहिए वो अगर सही नहीं है, कुप्रस्तुति है, तो उस कंडीशन में भी श्वास अवरोध हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कारण है, आप लोग इस कारण को लिख दीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, वही चीज़ें है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब और भी कारण है। खराब प्रस्तुति इतिहास, पहले से जो लेबर हुआ है उसका कहीं ना कहीं हिस्ट्री गड़बड़ है तो वो भी कारण हो सकता है। और इंट्रायूटेरिन हाइपोक्सिया, यानी गर्भाशय के अंदर जो है वह ऑक्सीजन का कम मात्रा भी जो है आपको एक कारण बच्चे को कर सकता है एस्फेक्सिया का, ठीक है। चलिए लक्षण क्या होते हैं आपको पता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, अपगार स्कोर कम दिखेगा, ठीक है। हृदय की धड़कनें जो है मंद हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा, शरीर नीला पड़ने लगेगा, ठीक है। अम्लीयता बढ़ जाएगा, रक्त में CO2 की अधिकता हो जाएगा, शौक लगेगा और डेथ हो सकता है। तो ये सारे लक्षण जो है होते हैं। दम घुटने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा, अपगार स्कोर कम दिखेगा, धड़कन जो है मंद हो जाएगा, ठीक है ना, नीलापन होने लगेगा, त्वचा अम्लीयता हो जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा, आघात लगेगा एंड डेथ तक हो सकता है, ठीक है। ये आपका लक्षण होता है। अब इसके बात किया जाए, इसके मैनेजमेंट आप लोग खुद से लिखिएगा कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मानिए कोई बच्चा अगर ऑक्सीजन से कष्ट में है, श्वास अवरोध में है, तो उसको आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके माता को क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट आपको खुद से लिखना है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब बच्चा ऐसे कंडीशन में हो, क्रिटिकल कंडीशन में, तो उसके लिए कुछ उपकरण जो है आपको लिखने पड़ते हैं। लिस्ट आपको एग्जाम में भी जो है पूछा गया था कि रिससिटेशन लिस्ट बनाएं, रिससिटेशन उपकरण का लिस्ट बनाए, जो कि पढ़ा चुके हैं। एक बार और मैं दिखा देता हूं। देखिए, रिससिटेशन ट्रॉली प्रसव कक्ष में ही उपलब्ध होनी चाहिए। पुनर्जीवन, इसमें निम्न आवश्यक उपकरण होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए रिससिटेशन उपकरण में, देख लीजिए।
आपको ऑक्सीजन कैलुना होना चाहिए, एम्बू बैग होनी चाहिए, मैनोमीटर होनी चाहिए, सक्शन मशीन होनी चाहिए, इन्फेंट लैरिंजोस्कोप होनी चाहिए, इन्फेंट इंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, नियोनेंटल एयरबेज होने चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे जो है उपकरण है। आगे भी है, देख लीजिए, कोर्ड क्लैंप्स होनी चाहिए, सिरिंज नीडल होना चाहिए, कॉटन स्वेब होना चाहिए, सीजर होनी चाहिए, सोडा बाइकार्ब होना चाहिए, O2 ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए और कुछ आवश्यक दवाइयाँ जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के का एम्पूल, डेक्स्ट्रोज होना चाहिए, नॉर्मल सलाइन होना चाहिए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समापन, समझ गए। ये सब इस्तेमाल किया जाता है किसमें, एस्फेक्सिया नियोनेंट्रल में या पुनर्जीवन में, जीवन को बचाने में ये सब सारे मशीन और दवाई उपयोगी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आता है माय डियर, देख लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा है। क्या है, कह रहा है, बहुत ही बढ़िया है, कह रहा है कि संकीर्ण श्रोणि किसे कहते हैं, कंट्रैक्टेड पेल्विस किसे कहते हैं, इसके कारण, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट बताना है। देखिए, संकीर्ण श्रोणि, कंट्रैक्टेड मतलब श्रोणि सिकुड़ा हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं सिकुड़ा हुआ श्रोणि। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, संकीर्ण श्रोणि, स्त्री श्रोणि की आकृति और आकार दोनों असमान होना, जिसके कारण योनि द्वार होने वाले प्रसर में समान आकार वाले शिशु को निकलने में बाधा उत्पन्न होती है, संकीर्ण श्रोणि कंट्रैक्टेड पेल्विस कहलाती है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, सिकुड़ा टाइप से, छोटा। ठीक है, तो देखिए, संकीर्ण श्रोणि का मतलब होता है कि एक समान श्रोणि जो बच्चे को निकलने के लिए गर्भ से मदद करता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो पेल्विक आउटलेट से ही बाहर निकलता है। तो अगर श्रोणि सही नहीं होगा, श्रोणि पेल्विक अपने निश्चित आकार में नहीं होगा, असमान आकार में होगा, जो कंट्रैक्टेड होगा, सिकुड़ा हुआ होगा, तो उस प्रकार बच्चे को निकलने में दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, बाधा उत्पन्न होगा, और वही जो है संकीर्ण होता है। सीधा समझिए कि वैसा पेल्विक जो लेबर के समय बच्चे को बाहर निकलने में कठिनाई, बाधा उत्पन्न करता हो, वह कंट्रैक्टेड पेल्विस, संकीर्ण पेल्विस होता है। बाधा अगर बड़ा आउटलेट होगा, पेल्विस अगर अच्छा नॉर्मल होगा तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन दिक्कत कब करता है, बाधा कब उत्पन्न करता है, जब वह कंट्रैक्टेड होता है, जब वह संकीर्ण होता है, तभी जाके वह जो है बाहर निकलने में बच्चा को बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो यही संकीर्ण पेल्विस होता है। ठीक है, स्त्री श्रोणि आकृति और आकार दोनों असमान होना। ठीक है, आकृति और आकार दोनों असमान होगा, इसके कारण योनि द्वार होने वाले, ठीक है ना, जिसके कारण योनि द्वार होने वाले प्रसर्व में समान आकार के जो शिशु होते हैं उनको निकलने में बाधा उत्पन्न होता है। जब संकीर्ण होगा, जब आकृति और आकार दोनों असमान होगा, तो बच्चा बाहर निकलेगा, योनि द्वार से अगर बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो दिक्कत होगा, बाधा उत्पन्न होगा, तो उसे हम लोग कंट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं, संकीर्ण पेल्विस कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, कारण होता है श्रोणि का विकासात्मक विकार, यानी ठीक से महिला का जो पेल्विस है वो सही से डेवलप नहीं हुआ है, पहला कारण ये होता है। दूसरा, सीवियर माल न्यूट्रिशन, गंभीर कुपोषण, महिला में गंभीर कुपोषण भी उसके पेल्विस को डेवलप होने में मदद नहीं करता है। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया रोग, कोई हड्डी से संबंधित, ठीक है ना, पेल्विक बोन जो होता है उसके हड्डी से संबंधित कोई रोग हो, ऑस्टियोमेलेसिया। बोन ट्यूबरकुलोसिस, अस्थि क्षय रोग, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, हड्डियों में टीबी होना, बोन ट्यूबरकुलोसिस भी कारण बन सकता है, जिसके कारण जो है पेल्विक जो है आपके बोन सही से विकसित नहीं हुआ हो। रिकेट्स, हड्डी से संबंधित जो रोग होता है रिकेट्स, वो रोग भी कारण हो सकता है। और स्पाइनल डिफेक्ट जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्केलियोसिस, ठीक है, तो स्पाइनल विकार भी हो सकता है, और विभिन्न प्रकार के जो है आपके कारण जो था यहाँ पे मैंने बता दिया। आगे है, इसका जटिलता क्या होता है, मान गए अगर कंट्रैक्टेड पेल्विस है तो इसका समस्या क्या होगा, तो इसमें समस्या होगा कि प्रसर्व जो है लंबा खींचेगा, क्योंकि पेल्विस के रास्ते से जल्दी से बच्चा बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि रास्ता सही से जगह दे नहीं रहा है बच्चा को निकलने के लिए, तो यह लंबा खींच सकता है प्रसर्व। ठीक है, बच्चा कुप्रस्तुति हो सकता है, कुस्थिति में हो सकता है बच्चा, ठीक है, कोड प्रोलैप्स हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में बाधा आ सकता है, संक्रमण हो सकता है ज़्यादा देर लगने से, बर्थ के समय इंजरी हो सकता है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी जन्म के बाद बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है, और बच्चे के अंदर कोई विकार उत्पन्न कर सकता है, फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, ये सब जटिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, लंबा लेबर खींच सकता है, माल प्रेजेंटेशन, माल पोजीशन,
कोड प्रोलैप्स, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इन्फेक्शन, बर्थ इंजरी, ठीक है, पीपीएच, फीटल डिस्ट्रेस, ये सब जटिलता में आ सकता है। निदान क्या होता है? निदान में वही है कि भाई फिजिकल एग्जामिनेशन करवाइए, शारीरिक जांच करवाइए या प्रस्तुति का परीक्षण करवाइए, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, वेजिनल एग्जामिनेशन करवाइए, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन जांच करवाइए पेल्विस का, और बाईमैनुअल परीक्षण भी कर सकते हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि पेल्विस किस दशा में है, ठीक है। तो ये सब निदान है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। प्रबंध की बात किया जाए, प्रबंध में आप लोग देख लीजिए। देखिए, जब भी कंट्रैक्टेड पेल्विस हो तो प्रसव पूर्व ही अपर्याप्त श्रोणि को चिन्हित कर लेना चाहिए। जब ऐसा हो कि महिला का पेल्विस ज़्यादा विकसित ना हो या पेल्विस के आकार में कहीं गड़बड़ी हो या पूर्ण रूप से पेल्विस में समस्या हो, तो उस कंडीशन में जो है हड्डी का कोई रोग हो पेल्विस में, तो उसको पहले निश्चित चिन्हित कर लेना चाहिए ताकि जन्म के समय उससे पहले कोई प्रबंध किया जा सके, ठीक है। बाईमैनुअल परीक्षण एवं उदरीय व यौन के परीक्षण की सहायता से सेफेलोपेल्विक जो होता है, सेफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन सीपीडी की डिग्री को नोट किया जाना चाहिए कि जो बच्चा का पेल्विक और जो सिफेलो है इसका क्या डिग्री है, ठीक है। संकीर्ण श्रोणि का प्रबंध निम्न विधि द्वारा किया जाता है। कौन कौन विधि है? गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रसव कराना। अगर कुछ ऐसा समस्या लगे कि पेल्विस में समस्या है तो उसके प्रबंध में आपको करना पड़ता है कि गर्भ अवधि कंप्लीट होने से पहले ही प्रसव करवा लिया जाता है, ठीक है। जो प्री टर्म बेबी जो होता है उसमें सिर जो है नॉर्मल बच्चे के तुलना में कम होता है, तो कम साइज होगा सिर का तो निकल सकता है जल्दी आसानी से, ठीक है। तो 2-3 सप्ताह पहले ही गर्भावस्था करवा लेना चाहिए अगर पेल्विस में समस्या हो तो, ठीक है। या नेक्स्ट प्रबंध किया जाता है सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहिए। अगर पता चल जाए कि पेल्विस में प्रॉब्लम है महिला का तो सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करवाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करवाने का प्रयास करेंगे तो पेल्विस जो है समस्या उत्पन्न करेगा, इसलिए सिजेरियन सेक्शन करवा देना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका तीसरा जो है प्रसव का प्रयास, ट्रायल लेबर। प्रसव प्रयास द्वारा सिजेरियन सेक्शन की संभावना को कम किया जाता है, इसके लिए प्रसव स्वतः या प्रेरित आरंभ होना चाहिए। तो लेबर के लिए ट्रायल कब करते हैं? जब आपका लेबर शुरू हो जाए तब जाके यह जो है शुरू होता है और यह सिजेरियन सेक्शन के संभावना को कम करता है। तो किसी भी तरीक़ा से हम प्रबंध करते हैं बच्चे को आसानी से जन्म दिलाने के लिए, ठीक है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है वहाँ से समस्या ज़्यादा ना हो, ठीक है, समझ गए। चलिए, ये हो गया यहाँ पे। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। आपका क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, आपके सामने है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में। हाइपर मतलब अत्यधिक, मेसिस ग्रेविडरम, ठीक है, ग्रेविडरम, ठीक है, ग्रेविडेरम। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है कि गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ, ठीक है, गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ ही हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहलाता है। गर्भ अवस्था में होने वाले गंभीर उल्टियाँ जिसके कारण महिला अपनी दैनिक क्रियाओं को सही ढंग से कर नहीं पाती है। इन उल्टियों से महिला में इलेक्ट्रोलाइट एवं द्रव असंतुलन एवं वजन कम हो जाता है। आप लोग देखते होइएगा, कोई महिला जब प्रेगनेंसी में होती है तो कोई नॉर्मल रहती है और कोई महिला को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, ठीक है। तो गर्भ अवस्था के दौरान गर्भावस्था में होने वाला गंभीर उल्टियाँ जिसके कारण महिला अपने डेली के कार्य करने में ठीक ढंग से नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा उल्टी के द्वारा पानी निकल जाता है जिससे शरीर का वजन कमता है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, जिससे वो अपने दैनिक कार्य सही से नहीं कर पाती है। तो यही हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? कारण होता है कि भाई जो महिला प्रथम बार प्रसव में होती है, प्राइमेग्रेविडा होती है, उसको ज़्यादा ये चीज़ें दिक्कत करता है, या फिर यह चीज़ें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सूचक होता है। अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो और फर्स्ट बार महिला प्रेग्नेंट न हो तो थोड़ा सा ये भी इंडिकेट करता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये चीज़ें बहु गर्भावस्था में यानी 2 हो 3 हो, इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है। या फिर ईस्ट्रोजन एवं HCG की स्तरों में बढ़ोतरी, या फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन या HCG हार्मोन होता है, HCG हार्मोन, इसमें इंक्रीज बढ़ोतरी होने के कारण भी ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये कारण हो गया। लक्षण की बात किया जाएगा तो लक्षण में केटोएसिडोसिस, ठीक है, वैद्युत एवं द्रव असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का इम्बैलेंस होना,
कब्ज होना, केटोन्यूरिया, ओलिगुरिया, ज्वर फीवर होना, टेकिकार्डिया यानी तीव्र हृदय का धड़कन, उच्च रक्तचाप, डिहाइड्रेशन। तो ये सब लक्षण जो है दिख सकता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में, ठीक है। केटोएडोसिस, द्रव संतुलन हो जाएगा, असंतुलन, कॉन्स्टिपेशन, केटोनूरिया, ओलिगुरिया, ज्वर होना, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन। ओके, आगे बढ़िए। निदान की बात किया जाएगा तो निदान में गर्भावस्था की प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सीरम लेवल टेस्ट किया जाता है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है, एक्सरे का टेस्ट किया जाता है, ईसीजी का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट किए जाते हैं और शारीरिक परीक्षण ये सब किया ही जाता है। जटिलता क्या होगा इसका, तो ज़्यादा ये होने से एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, घबराहट आ सकता है और तरल पदार्थ कमी होने से जो शॉक लगता है आघात, तो शॉक लग सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, गंभीर निर्जलीकरण, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसोफेगस क्षतिस, इसोफेगस रैप्चर कर सकता है। तो ये सब जटिलता हो सकता है ध्यान न देने पर। इसका प्रबंध क्या है, प्रबंध वही है कि रोगी को मुख से आहार देना बंद कर देना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे महिला को तो मुंह से आहार देना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। रोगी को 5% डेक्स्ट्रोज और रिंगर सोल्यूशन, ठीक है ना, डेक्स्ट्रोज और जो आरएल होता है वो मिला के देना चाहिए। रोगी के सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्तर का निरंतर जांच करना चाहिए। रोगी के प्रतिदिन लगभग 3 लीटर आईवी मार्ग द्वारा द्रव देना चाहिए। रोगी के घबराहट स्तर की जांच करनी चाहिए, वह साइकोथेरेपी उपचार करनी चाहिए, ठीक है। संक्रमण की संभावना हो तो निर्देशानुसार एंटीबायोटिक देनी चाहिए। रोगी के सभी वाइटल साइन चेक करना चाहिए। बुखार होने पर पैरासीटामोल ज्वरनाशक देना चाहिए। रोगी के दैनिक कार्यों में सहयोग करें। रोगी के इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना चाहिए। उल्टियां रोकने पर मुंह से आहार देना चाहिए, ठीक है। यदि उल्टियां नियंत्रित न हो तो महिला के जीवन रक्षा के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी करवा देना चाहिए। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे है, अब आता है हाइड्रामेनियोज, ठीक है। हाइड्रामेनियोज कहने का मतलब होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रामेनियोज, हाइड्रा मतलब जल, ठीक है, देख लीजिए। हाइड्रामेनियोज होता है यह एक असमान स्थिति है। हाइड्रामेनियोज भी आपका एक असमान स्थिति है जिसमें गर्भ अवस्था में भ्रूण के चारों ओर जो एमनियोटिक द्रव की मात्रा होती है वो अत्यधिक हो जाती है। तो हाइड्रामेनियोज में होता यह है कि जो गर्भाशय में बच्चा जो पल रहा होता है ना, जो शिशु पल रहा होता है, इसके चारों ओर तो एमनियोटिक फ्लूइड रहता ही है, लेकिन हाइड्रामेनियोज में यह एमनियोटिक फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है बच्चे के चारों ओर, ठीक है। और यह जो मामला होता है यह 1% गर्भ अवस्था के मामले में ही पाया जाता है। लगभग 1% प्रेगनेंसी में ही जो है ये कंडीशन पाया जाता है कि बच्चे के चारों ओर जो है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। इसे पॉलीहाइड्रामेनियोज भी अथवा एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर भी कहते हैं। पॉली मतलब वही होता है बहुत हो जाना, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए चीज़ों को। पहला है एक्यूट हाइड्रामेनियोज, क्रोनिक मेनियोज। एक्यूट में होता है कि यह ऐसी स्थिति है जिसमें 3 से 4 दिन में ही गर्भावस्था की ऊंचाई, ठीक है, जीफी एस्टर्नम तक पहुंच जाती है, ठीक है। यह स्थिति 10 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था में ही हो जाती है और समान रूप से यूनिलोबुलर ट्यून्स की गर्भावस्था में संलग्न रहती है। क्रॉनिक हाइड्रामेनियोज जो होता है यह स्थिति गर्भावस्था के अंतिम दिनों में धीरे धीरे होती है। यह गर्भावस्था के 30 सप्ताह के बाद आरंभ होती है। तो जो एक्यूट वाला होता है यह स्थिति 3 से 4 दिन में ही जो है गर्भावस्था की ऊंचाई जहाँ जीफी स्टर्नम है वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। और यह स्थिति 10 से 20 सप्ताह के गर्भावस्था में हो जाता है, जबकि क्रोनिक वाला 30 सप्ताह के बाद होता है। समझ गए। चलिए ये चीज़ आप समझ गए। अब इसका कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि भ्रूण अनियमित जैसे इसोफिजियल एट्रेसिया, फेसियल क्लेफ्ट, एनसेफली आदि। इसका कारण ये होता है कि बच्चा में कोई समस्या हो, जैसे इसोफेगल एट्रेसिया हो या फेसियल क्लेफ्ट हो या इंसेफली हो। बच्चा में जन्मजात जो रोग होता है, बच्चा वो जन्मजात रोग से पीड़ित हो सकता है, ठीक है। आगे है अपरा में ट्यूमर भी कारण बन सकता है। माँ को मधुमेह से पीड़ित होना, माँ में हृदय व गुर्दा का रोग होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये सब जो है आपके क्या हो गए, कारण हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे है चिन्ह लक्षण क्या होता है, तो चिन्ह लक्षण ये होगा कि समान से जल्दी व छोटी सांस लेना, क्योंकि पेट फूला हुआ होता है समान से अधिक, ठीक है। पेट फूला हुआ वो कठोर रहता है, अपच होता है महिला को, सूजन आना विशेष रूप से पैरों में, उदर पेट का बड़ा होना,
हृदय धड़कन बढ़ा होना, उच्च रक्तचाप होना, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण आना, भ्रूण की धड़कन सुनाई न पड़ना, क्योंकि भ्रूण के चारों ओर तो अत्यधिक पानी भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में भ्रूण का कैसे हृदय सुनाई देगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए इसका निदान क्या होगा, तो भाई निदान में वही होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कलेक्शन हिस्ट्री, ब्लड एग्जामिनेशन, एमनियोसेंटेसिस, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सेंटेसिस किया जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन एग्जामिनेशन एंड यूएसजी करवाया जाता है, ठीक है। जटिलता क्या होता है, तो जटिलता और माँ और बच्चा दोनों में हो सकता है, जैसे शॉक लगना, ठीक है, रिटेंड प्लेसेंटा, प्री मैच्योरिटी, अपरिपक्वता, ठीक है, पोस्ट पार्टुम हेमरेज, समझ गए, माल प्रेजेंटेशन, प्री एक्लेम्सिया, कोड प्रोलैप्स करना, एक्सीडेंटल हेमरेज, इंट्रायूटेरिन डेथ, यानी यूटेराइन के अंदर ही बच्चा का डेथ होना, ये सारे जटिलता जो है आ सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि एपीएच के बारे में, एपीएच के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है, एपीएच के बारे में, ठीक है, एपीएच के बारे में। एपीएच क्या होता है, एंटीपार्टुम हेमरेज, जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं पीपीएच को, पोस्टपार्टुम हेमरेज, उसी प्रकार से यह एपीएच है, ठीक है। देखिए एपीएच में क्या होता है, शिशु के जन्म से पहले अथवा गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह के बाद जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था एवं द्वितीय अवस्था में भी होने वाला रक्तस्राव एंटीपार्टुम हेमरेज ही कहलाता है। देखिए एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टुम हेमरेज, ठीक है, यानी प्रसव से पहले होने वाले रक्तस्राव को एंटीपार्टुम हेमरेज कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि महिला 1 महीना का प्रेगनेंसी है और ब्लडिंग होने लगा तो एंटीपार्टुम हेमरेज हो जाएगा, नहीं, लगभग 28 सप्ताह के बाद प्रेगनेंसी के अगर ब्लीडिंग होता है बच्चे के जन्म से पहले और 28 सप्ताह के बाद, तो वह एंटीपार्टुम हेमरेज में आता है, ठीक है, प्रसव से पहले का रक्तस्राव, ठीक है। ये रक्तस्राव जो है आपके प्रसव का जो आपका मैं बता दूं प्रथम और जो द्वितीय चरण होता है, अवस्था होता है, उसमें भी अगर रक्तस्राव हो रहा है तो यह एंटीपार्टुम हेमरेज में ही जाता है, ठीक है। चलिए समझ गए। अब इसके कारण क्या होते हैं, एपीएच के क्या कारण होते हैं। देखिए एपीएच के जो कारण होते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं, एपीएच के जो कारण होते हैं वह मुख्यतः यहाँ पे देख लीजिए 3 कारण। एक प्लेसेंटा से रक्तस्राव, लगभग 70% मामले में प्लेसेंटा से रक्तस्राव होता है। 25% मामला अज्ञात होता है, जो बिना किसी आपको कारण के, बिना किसी नॉलेज के होगा। और 5% मामला जो होता है वह होता है अतिरिक्त प्लेसेंटा के कारण, यानी प्लेसेंटा के अतिरिक्त कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल 100% कारण बनता है। 70% यानी ज़्यादा संभावना प्लेसेंटा से रक्तस्राव होना किसी न किसी कारण से, ठीक है। 25% ऐसे कारण होते हैं जो बिना अज्ञात होते हैं, बिना आपको कोई कारण पता नहीं रहेगा। 5% मामला में प्लेसेंटा के अतिरिक्त जो है ब्लीडिंग होता है, समझ गए, इधर उधर से। तो ये चीज़ें हैं। अब प्लेसेंटा से जो रक्तस्राव होता है वह 2 कंडीशन होता है, एक तो प्लेसेंटा प्रीविया में होगा 35% और एवरपिटो प्लेसेंटा में 35%। तो दोनों प्लेसेंटा का कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया और एवरपिटो प्लेसेंटा, ठीक है। 5% जो मामला है, अब जो अज्ञात है उसको तो भाई अज्ञात है, उसमें तो पता है नहीं। जो 5% जो ज्ञात है उसमें सर्विक्स कैंसर के कारण, वेरिकोवेन के कारण, लोकल ट्रॉमा के कारण, ये सब जो है आपके हो सकते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका कारण। ओके आगे बढ़ते हैं। अब एपीएच का मैनेजमेंट पूछेगा कि कैसे आप ब्लीडिंग को रोकेंगे, तो आप खुद से लिख दीजिएगा, समझ गए। आगे देखिए, आगे है आपका प्लेसेंटा प्रीविया, यही प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। देखिए समझिए क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया, क्या होता है, जिसको हम लोग सम्मुख अपरा कहते हैं, ठीक है, या अपरा सम्मुख कहते हैं। आमतौर पर गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है, लेकिन किसी परिस्थिति में अपरा गर्भाशय के निचली भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है तथा सर्विक्स के जो अंदरूनी द्वार होता है, ओएस जो होता है, उसको आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। तो इस अवस्था को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग जानते हैं ये यूट्रस है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा है वह जो है ऊपरी भाग में या तो इधर आरोपित रहता है, ठीक है। और यहाँ से जो है बच्चा के नाभिनाल कनेक्ट होता है इधर से, ठीक है। लेकिन होता यह है प्लेसेंटा प्रीविया में कि यह अपरा ऊपरी भाग में न होकर इस निचली भाग में इधर से या इधर से, जहाँ पे आपको यहाँ पे द्वार भी होता है बाहर निकलने का, ओएस होता है, इंटरनल ओएस होता है सर्विक्स का। तो इस द्वार को यह क्या करता है, जब नीचे आरोपित होगा तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात
कहते हैं ढक देगा, इसके मुंह को ढक देगा, जिससे आपको जो है आंशिक या पूर्ण रूप से यह क्या करता है, इंटरनल ओएस को ढक देता है यह प्लेसेंटा। क्यों ढकता है? क्योंकि ऊपर आरोपित होना चाहिए, तो ऊपर आरोपित नहीं होकर यह नीचे आरोपित रहता है प्लेसेंटा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब इसका प्रकार क्या है प्लेसेंटा पेरविया का? तो मुख्यतः यह 4 प्रकार में होता है। पहला होता है लैटरल प्लेसेंटा पेरविया। अपरा का केवल निचला भाग ही सर्विक्स के इंटरनल ओएस के ऊपरी भाग को आंशिक रूप से ढकता है, जबकि शेष भाग खुला रहता है। लेटरल में होता यह है कि अपरा का केवल निचला भाग ही सर्विक्स के इंटरनल ओएस को ढक कर रखता है, बाकी खुला रहता है। दूसरा है मार्जिनल प्लेसेंटा पेरविया। इस स्थिति में प्लेसेंटा का केवल एक किनारा ही आंतरिक ओएस तक पहुंचता है, परंतु ओएस को ढकता नहीं है। यानी जैसे मानिए ए वाला है, ठीक है, इधर से मुंह है, तो मान गए प्लेसेंटा जो है इसके मुंह तक ही पहुंचा, यहाँ तक ही पहुंचा, लेकिन इसके मुंह को ढका नहीं। ठीक है, तो यह जो है आपका मार्जिनल प्लेसेंटा होता है। ओके, आगे है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आगे है तीसरा जो है वह है इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा पेरविया। इस स्थिति में जब सर्विक्स का इंटरनल ओएस पूरी तरह से जो है आपको नहीं ढका होता है, लेकिन जो आपका ए वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा पेरविया जो होता है यह इनकम्प्लीट रूप से जो है ढका रहता है, मतलब हल्का खुला भी रहेगा, हल्का ढका भी रहेगा। यह इनकम्प्लीट जो है आपका प्लेसेंटा पेरविया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्लेसेंटा पेरविया होता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या से क्या करते हैं वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है लोकिया के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन में। लोकिया क्या है? लोकिया का मतलब लोकिया क्या है? लोकिया का प्रकार। ठीक है, देखिए लोकिया को हम लोग सूतिका शराब कहते हैं या इसी को लोचिया भी कहते हैं। ठीक है, यह शिशु जन्म के पश्चात का गर्भाशय स्राव यानी पोस्टपार्टम यूटेराइन डिस्चार्ज होता है, योनि से निकलता है। यह स्राव सूतिका अवस्था के प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक निकलता है। लोचिया या सूतिका स्राव में रक्त तथा जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, डेसूडा जो होते हैं वो रहते हैं। यह गर्भाशय ग्रीवा तथा योनि के स्रावों से मिलकर बना होता है। इसकी रासायनिक क्रिया क्षारीय रहती है। भिन्न भिन्न स्त्रियों के सूतिका स्राव में स्राव की मात्रा भिन्न रहती है। इस स्राव में तीव्र बदबू रहती है। कहा जाए बच्चा जन्म लेने के बाद, ठीक है ना, बच्चा जन्म लेने के बाद प्रथम 3 से 4 सप्ताह जो स्राव होता है जिसमें काफ़ी बदबू होता है, जिसमें ब्लड भी होगा, छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें डेसूडा वगैरह ऊतक वगैरह रहता है, वो जो है आपके वैजिनल और ग्रीवा दोनों से डिस्चार्ज जो निकलता है वह जो है बाहर आपके निकलते हैं। अलग अलग स्त्रियों में यह अलग अलग मात्रा हो सकता है। ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम निकलेगा। ठीक है, यह क्षारीय होता है और यह काफ़ी बदबूदार, तीव्र बदबूदार होता है। समझ गए? तो ये लोकिया होता है। ये जो लोकिया या लोचिया जिसे बोलते हैं, मैं बता दूं कि सूतिका स्राव अथवा लोचिया के प्रकार यह 3 प्रकार के होता है। लोकिया रुब्रा, लोकिया सरोसा और लोचिया अल्बा। लोकिया रुब्रा, लोचिया सरोसा, लोचिया अल्बा। याद रखिएगा, रुब्रा, सिरोसा, अल्बा। लोचिया रुब्रा, सिरोसा, अल्बा, 3 प्रकार के। ठीक है, लोचिया रुब्रा सूतिका अवस्था के प्रथम 4 दिनों तक निकलता है। जो रुब्रा होता है यह सूतिका अवस्था यानी बच्चे के जन्म के बाद प्रथम 4 दिन तक जो स्राव होता है वह रुब्रा होता है। इसमें रक्त की मात्रा अत्यधिक होती है। शेष में डेसूडा होता है, झिल्ली होता है। ठीक है, वर्निक्स कैसियोसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे दूसरा है लोचिया सेरोसा। सूतिका अवस्था के 5वें दिन से 10वें दिन तक निकलने वाले स्राव को लोचिया सिरोसा कहते हैं। इसका रंग हल्का पीला लाल रहता है, जबकि रुब्रा का रंग जो है आपके बिल्कुल लाल दिखाई देता है। ठीक है, इसका लाल हल्का पीला लाल होता है। इस स्राव में रक्त की मात्रा कम रहती है। अधिकांश श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं। सर्विक्स से निकलने वाला म्यूकस आदि रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ गए। लोचिया सेरोसा, लोचिया सेरोसा जो होता है 5 से 10 दिनों तक निकलता है सूतिका अवस्था में। ठीक है, इसमें हल्का पीला लाल होता है। इसमें रक्त की मात्रा कम होती है। इसमें WBC की संख्या ज़्यादा, सर्विक्स से निकलने वाला म्यूकस रहता है। ठीक है, आगे है तीसरा है लोचिया अल्बा। इसका रंग ट्यूबर, देख लीजिए,
ट्यूबिड वाइट रहता है। यह शिशु जन्म के तीसरे सप्ताह में योनि से 7 दिनों तक स्रावित होता है। इस स्राव में अधिकतर ल्यूकोसाइट, सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूटेराइन एंड सर्विकल म्यूकस तथा कुछ अंश रक्त का रहता है। ठीक है, तो लोचिया अल्वा, लोचिया सेरोसा और लोचिया रूब्रा के बारे में समझा दिए। अब आपसे अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है एमनोरिया के बारे में। एमनोरिया का सीधा सीधा मतलब होता है रक्तस्राव का न आना। ठीक है, मासिक धर्म का न होना। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज़ को। मासिक धर्म का न होना, अंतरावर्ता या रजोरोध इसी को कहते हैं। महिला में किसी कारण से मासिक स्राव यानी मासिक धर्म का नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना रजोरोध अथवा अनार्तरव कहलाता है। यह रोग नहीं होता है बल्कि किसी रोग का लक्षण होता है। एमनोरिया जो होता है, अगर किसी महिला में या किसी लड़की में एक बार आया और बंद हो गया, फिर कभी आया ही नहीं या कभी भी आया ही नहीं किसी में, तो वही एमनोरिया कहलाता है। और एमनोरिया कोई रोग नहीं होता है या किसी रोग का लक्षण होता है या किसी रोग का देन होता है। जैसे किसी महिला में, किसी लड़की में हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल समस्या होना या कोई दूसरे बीमारी उस पर अटैक किया जिसके कारण उसका मेंसेज जो है, मेंस्ट्रुएशन जो है बंद हो गया, तो ये किसी रोग का लक्षण होता है। ठीक है ना, एमनोरिया। और एमनोरिया क्या होता है? मासिक धर्म का कंप्लीट बंद हो जाना या एक बार होकर बंद हो जाना। ठीक है, तो यही आपका रजोरोध होता है, एमनोरिया होता है। ओके, प्रकार होता है, देखिए, एक होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, एक होता है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया जो होता है यह यौवन आरंभ के पहले, गर्भ अवस्था में, दूध स्रावन काल में एवं रजनोवृत्ति के पश्चात मासिक धर्म रुक जाता है, तो इसको फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब है कि यौन आरंभ के पहले, ठीक है, यौन आरंभ जो प्यूबर्टी होता है उससे पहले, गर्भ अवस्था में या दूध स्रावन काल में एवं रजनोवृत्ति मेनोपॉज के बाद मासिक धर्म रुक जाता है, तो इसको फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कोई गलत नहीं होता है। मान गया किसी का अभी प्यूबर्टी से पहले अगर नहीं हो रहा है तो सही है ना। अगर अभी किसी का यौन आरंभ यौवन प्यूबर्टी अभी नहीं आया है तो उसको अगर नहीं है तो सही है, वो तो सही है, उसको तो रुकना चाहिए। समय से पहले हो गया मत दिक्कत है। ठीक है ना, वही कहता है मेनोपॉज के बाद, अगर किसी का 45 से 50 मेनोपॉज का समय है, उसके बाद अगर किसी महिला में ये बंद हो जाए, मतलब सही है समय के अनुसार। ठीक है, उसके बाद ये है दूध श्रवण काल। ठीक है, दूध श्रवण काल, जब महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध श्रवण काल में भी अगर ये नहीं आ रहा है, मतलब ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। गर्भावस्था में भी ये चीज़ें बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों में फिजियोलॉजिकल एमनोरिया सही होता है अपने समय के साथ। ठीक है, समय के साथ बंद रहता है तो एमनोरिया जो है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है। मानिए कोई 8-10 साल की लड़की है तो उसको नहीं हो रहा है, मतलब सही है। ठीक है ना, वो अभी प्यूबर्टी में नहीं है, इसलिए प्यूबर्टी से पहले है, इसलिए वहाँ पे बंद है, तो सही है, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया वो सही है। कोई 45 से 50 साल की महिला है, उसको नहीं हो रहा है, बंद हो गया, तो सही है, कहीं ना कहीं वो अपने समय को पार कर ली है, बंद हो गया, सही है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रेगनेंसी में भी बंद हो जाता है, तो वहाँ भी सही है चीज़ें। तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है तो सही है, वो आपके सिचुएशन के हिसाब से है, तो ठीक है। ठीक है, लेकिन पैथोलॉजिकल एमनोरिया जो होता है वह स्त्री को किसी शारीरिक रोग के कारण होने वाला लेकिन पैथोलॉजिकल एमनोरिया जो होता है वह स्त्री को किसी शारीरिक रोग के कारण होने वाला रजोरोध को विकृति जन्य रजोरोध पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। इसको 2 प्रकार होते हैं। पैथोलॉजिकल एमनोरिया जो होता है वह किसी सेकेंडरी चीज़ के कारण, किसी दूसरे चीज़ के कारण, किसी दूसरे रोग के कारण जो है महिला या लड़की में नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को जो है हम लोग पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार के होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, देख लीजिए, यौन आरंभ के बाद 18 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म न होना प्राथमिक होता है, प्राइमरी एमनोरिया होता है। मान गए हम लोग 12 से 14 वर्ष जानते हैं प्यूबर्टी का है समय। ठीक है, इस बीच में अगर किसी का अगर आता है मेंसेज तो नॉर्मल है, प्यूबर्टी चढ़ गया पता चल जाता है। लेकिन प्राइमरी एमनोरिया ये कहता है कि यौन आरंभ हो चुका है, ठीक है, उसके बाद भी 18 सप्ताह तक अगर मासिक धर्म नहीं आया है तो वह प्राइमरी एमनोरिया में आता है। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी एमनोरिया, यौन आरंभ पर एक बार मासिक धर्म आ जाने के पश्चात मासिक धर्म का 6 महीने या इससे अधिक अवधि तक बंद होना। ठीक है,
प्राथमिक एमेनोरिया में होता है कि एक बार भी आपको 18 वर्ष तक के उम्र होने पर भी एक बार भी जो है मेंसेज नहीं आया है तो प्राइमरी एमेनोरिया होता है। द्वितीयक एमेनोरिया होता है कि यौना आरंभ हो चुका है और होने के बाद एक बार मासिक धर्म आया, ठीक है, और उसके बाद जो है लगातार 6 महीने या उससे अधिक तक भी अगर नहीं आता है तो उसे हम लोग सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया एमेनोरिया का प्रकार। आगे बढ़ते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो एमेनोरिया के कारण में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इम्परफोरेट हाइमेन हो सकते हैं, ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम हो सकता है, ठीक है, वैजिनल एट्रेसिया हो सकता है, सर्वाइकल एस्टोनोसिस हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का विकसित न होना, GnRH का कम स्राव होना, ठीक है, जिसे कैलमेन सिंड्रोम कहते हैं, प्यूट्रिट जो है वह डिस्फंक्शन है, जीनाइटल टिश्यू डिसऑर्डर है, इंडोक्राइनल एबनॉर्मलिटी है, पॉलीसाइस्टेटिक ओवरियन डिसऑर्डर है, कुपोषण है, मनोवैज्ञानिक दबाव कारण है, मोटापा, चिकित्सीय अनियमितता, टीबी, इन्फेक्शन, एनीमिया, बहुत सारे कारण जो है इसमें हो सकते हैं। एनीमिया, एड्रिनल ट्यूमर, प्यूटरी ट्यूमर, मैक्सेडमा, यूट्रस का गड़बड़ी, यूट्रस का छोटा होना या अपूर्ण विकसित होना, तो ये सारे चीज़ें जो है वैजिना से रिलेटेड चीज़ें हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके सर्विक्स से रिलेटेड चीज़ें में समस्या हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें, हार्मोनल डिस्फंक्शन हो सकता है, तो ये सारे कारण जो है आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप कारण में लिख दीजिएगा। निदान की बात करेगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, यूएसजी, सीरम हार्मोन लेवल का जांच, ब्लड का जांच, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट होता है उसका जांच, तो ये सारे जांच होगा। उपचार की बात करेगा तो एमेनोरिया स्वयं में कोई रोग नहीं माना जाता है बल्कि किसी अन्य रोग का लक्षण होता है, अतः रोगी के मूल रोग की चिकित्सा की जाती है और रजोरोध के उपचार के लिए निम्न हार्मोन थेरेपी दी जाती है: प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, LH और FSH हार्मोन थेरेपी दी जाती है। तो आपको अगर अन्य रोग का पता चल जाता है कि कोई और रोग है और उस रोग का ट्रीटमेंट कराते हैं, रोग ठीक हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो ये चीज़ें बंद है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं शुरू हो तो उसके लिए हार्मोन थेरेपी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH एंड FSH हार्मोन थेरेपी दी जाती है, ठीक है। अन्य लक्षण के उपचार किए जाते हैं, जैसे रोगी को चिंता के लिए साइकोथेरेपी, कुपोषण के दूर करने के लिए उचित कुपोषण, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग के लिए कॉटेराइन सर्जरी की जाती है। आगे है यहाँ पे हाइपर प्रोलैक्टिन स्तर के लिए ब्रोमोक्रेप्टिन देते हैं, ठीक है। हाइपर प्रोलैक्टिन स्तर के लिए अगर ज़्यादा प्रोलैक्टिन का स्तर हो तो उसके लिए ब्रोमोक्रेप्टिन देते हैं। तो ये जो है आपका हो गया यहाँ पे समापन। और यहाँ पे एक और आखिरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। PNDT एक्ट, PNDT एक्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। PNDT एक्ट का पूरा नाम होता है, देख लीजिए, प्री नेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। यह अधिनियम 1994 में पारित किया गया व इसे लागू किया गया 1 जनवरी 1996 से। देखिए PNDT एक्ट जो होता है ना, प्री नेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, PNDT प्री नेंटल, समझ रहे हैं? प्री नेंटल मतलब जन्म से पहले आप जो है बच्चे को भ्रूण का जांच नहीं कर सकते, नहीं देखते हैं बहुत लोग जो है गर्भ में ही पता करने का कोशिश करता है कि लड़का है कि लड़की है। तो बेसिकली यह लिंग परीक्षण है। लिंग परीक्षण के विरुद्ध यह एक एक्ट है जो 1994 में पारित किया गया और लागू किया गया 1 जनवरी 1996 को, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि इसका मुख्य उद्देश्य जन्म से पूर्व लिंग के जांच अथवा लिंग निर्धारण की रोकथाम करना। बहुत सारे क्लिनिक जो अनरजिस्टर्ड है या कमाने के चक्कर में लोग यहाँ पे जाते थे और लिंग परीक्षण करवाते थे, जांच करवाते थे, पता करते थे लड़का है या लड़की, और जिसको अगर जो चीज़ रखना है रखता था, नहीं तो उसको ख़त्म करवा देता था। तो यह एक लोग सरकार के न देखा कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है तो एक एक्ट लाया गया, ठीक है। उसके बाद नर मादा शिशु अनुपात को सुधारना। इस एक्ट का यही मकसद है कि भाई जो लड़का लड़की है उसके बीच में संतुलन बना रहे। अगर मान के कोई किसी का चाहत ज़्यादा लड़का का रहता, लड़का सब सोचता कि लड़का ही लड़का हो और जांच करके पहले पता कर लेता कि लड़का ही है, लड़का ही हमको करना है, लड़की को नहीं रखना है, तो क्या होगा? लिंग संतुलन बिगड़ जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस लिंग संतुलन को बनाए रखना इसका मकसद है। मादा भ्रूण होने की स्थिति में गर्भपात की रोकथाम। बहुत लोग देखते थे कि लड़की है तो उसको ख़त्म करवा देते थे, तो इसी को रोकने के लिए, मादा जो भ्रूण है उसको रोकथाम करने के लिए जो है ये एक्ट आया, ठीक है।
गैर कानूनी लिंग निर्धारण जांच केंद्रों को रोकना व लिंग निर्धारण केंद्र चलाने वाले को दंड का प्रावधान करना। कहीं भी जाइएगा अस्पताल में जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, देखिएगा एक बोर्ड पर लिख देता है कि लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है, यहाँ पे लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। एक बोर्ड पर देखिएगा चिपकाया रहता है, वह सब पहले ही लिख देता है, ठीक है, ताकि कोई हमसे सवाल जवाब नहीं करे कि लिंग परीक्षण करते हैं, हमें चेक करवाना है, कीजिएगा, तो उस सब से बचने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यह गैर कानूनी है, आप परीक्षण करवाने वाला भी जिम्मेदार है और जो करता है टेस्ट में वैसा लैब वाला वो भी जो है इसके आपराधिक है, ठीक है। तो ये गड़बड़ है, समझ गए। और ऐसे जो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, केंद्र का जांच केंद्र का संचालन करके ऐसे चीज़ों को करते हैं ऑपरेट, तो उनको दंड देना और उनको जो है बंद करना, ये एक्ट का काम है, ठीक है। नियम क्या कहता है? नियम यही कहता है, इस एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित नियम है। गर्भ अवस्था में शिशु की लिंग की जांच नहीं की जा सकती है, ठीक है। यह नियम कहता है कि गर्भ अवस्था में चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको लिंग जांच नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। गर्भवती महिला का अल्ट्रासोनोग्राफी किए जाने वाले केंद्रों को सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। जो भी अल्ट्रासाउंड है उसको सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि पता चले, अगर कोई बताए कंप्लेन करे तो पता चले कि फलानवा जो है बता रहा है एकदम छुट्टे से लोगों को लिंग परीक्षण कर रहा है, ठीक है। जन्म से पहले लिंग निर्धारण का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। जन्म से पहले लिंग निर्धारण का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता, इसीलिए देखिएगा अस्पताल सब लिखता है कि यहाँ पे लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग सीमित एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। अब देखिए अल्ट्रासाउंड में तो जान ही जाता है आदमी कि लड़का है या लड़की, ठीक है ना, लेकिन बताता नहीं है, ठीक है, चूँकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, बताएगा फंस जाएगा, सीधा फंस जाएगा। तो अल्ट्रासोनोग्राफी सीमित और विश्वसनीय होनी चाहिए, लिमिट करना चाहिए और वह ट्रस्टेबल होना चाहिए। जो यूएसजी होता है अल्ट्रासाउंड, उसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट अथवा सोनोलॉजिस्ट अथवा गायनिकोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जा सकता है। जो भी प्रेग्नेंट महिला है कहीं भी दिखाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से दिखाए, रजिस्टर्ड डॉक्टर से दिखाए। और इस केस में खासकर जो अल्ट्रासाउंड कर रहा हो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। अगर वो तेला वेला किया, बताया, गड़बड़ किया तो खुद फंसेगा और सामने वाला मरीज को भी फंसवाएगा। तो इन सब चीज़ों को इस नियम में खासा ध्यान रखा गया, ये नियम ही उस चीज़ के लिए आया, ठीक है। दंड का प्रावधान क्या है देख लीजिए। इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निम्न प्रकार के दंड दिया जाता है। क्या दंड है? डायग्नोस्टिक केंद्र व रेडियोलॉजिस्ट या चिकित्सक का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है। अब जो ऐसा काम करता है, जो भी डायग्नोस्टिक वाला, उसमें जो भी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं, या जो सेंटर होता है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उस सारे का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। मशीनों व रिकॉर्ड्स के जब्त किया जाता है। जो मशीन, जो रिकॉर्ड है उसको जब्ती कर लिया जाता है। पहली बार उल्लंघन पर 3 वर्ष की कैद व 10,000 का जुर्माना होता है, ठीक है। दूसरी बार उल्लंघन करेगा 5 वर्ष का कैद और 50,000 का जुर्माना होगा, ठीक है। पहली बार उल्लंघन पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर से चिकित्सक का नाम 5 वर्षों के लिए हटाना व दूसरी बार उल्लंघन करने पर हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, समझ गए। लिंग निर्धारण करवाने पर रोगी व उसके परिजनों को 1,000 रुपये का जुर्माना व 3 महीने की कैद अथवा दोनों किए जा सकते हैं, समझ गए। तो समझ लीजिए यहाँ पे मरीज के लिए भी जुर्माना है और कैद है, लेकिन जो जांच केंद्र है उनके लिए ज़्यादा सख्ती है, क्योंकि वो खोल के बैठे हैं तभी तो लोग जा रहे हैं जांच करवाने, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है पार्टोग्राफ, आखिरी है यहाँ पे देख लीजिए पार्टोग्राफ क्या है? पार्टोग्राफ हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। पार्टोग्राफ या पार्टोग्राम एक आरेखित प्रपत्र है। एक आरेखित मतलब होता है जिसमें लाइनिंग खींचा हो, एक रेखा वाला, लेटर टाइप से रेखा वाला बना हुआ एक प्रपत्र होता है, जिसमें प्रसर्व की सारी प्रक्रिया जो है उसमें, जैसे सर्विक्स का फैलाव आरंभ होने से लेकर महत्वपूर्ण घटनाओं तक सभी समय के सापेक्षित आरेखित किया जाता है। कहने का मतलब है कि पार्टोग्राफ एक लाइन वाला आरेखित प्रपत्र होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लाइन खाने बनाए गए होते हैं, जिसमें प्रसर्व की प्रक्रिया जो शुरू होता है सर्विक्स के फैलाव से लेकर, ठीक है ना, लेबर कंप्लीट होने तक के सारे जो चीज़ें होते हैं वह इस पार्टोग्राफ में जो है आरेखित किया जाता है, ठीक है। इसे प्रथम बार जो है प्रयोग फ्राइडमन के द्वारा किया गया। यह प्रसर्व से संबंधित सूचनाओं का एक साथ एक पेपर, एक सीट पर सारे सूचनाओं का एकत्रित करता है, जो हमें मैटरनल यानी माता और बच्चे दोनों को स्थिति के बारे में बताता है, ठीक है।
तो ये पार्टोग्राफ हो गया। देखिए पार्टोग्राफ बेसिकली मैं आपको समझा दूं तो इस प्रकार से एक लेटर होता है, परिपत्र होता है, इसमें बहुत सारे लाइन आरेखित खींचे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाइन होते हैं, इसीलिए इसे आरेखित परिपत्र कहा जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो पार्टोग्राफ में बहुत सारे कंपोनेंट है, किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है देख लीजिए। पार्टोग्राफ में कौन कौन से कंपोनेंट यानी कौन कौन से चीज़ें होते हैं देखिए। पार्टोग्राफ में जो हमें एक पेपर पर बना होता है ग्राफ जैसे पार्टो, ठीक है, तो इसमें जो है आपका रोगी का नाम परिचय सबसे ऊपर होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या है, कौन डॉक्टर देखा है, ठीक है ना, कौन सा क्लिनिक है, सारा ऊपर में डिटेल होता है फर्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी आपके बने होते हैं इसमें जितने भी वो उसमें आपका माँ का तापमान भरा जाता है, ब्लड प्रेशर भरा जाता है, ठीक है, कितना ब्लड प्रेशर है, गर्भ में हृदय दर यानी फीटल का हार्ट रेट कितना है पर घंटे वह भरा जाता है, झिल्ली मेम्ब्रेन की स्थिति, अब मेंबर फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ है वो चीज़ें जो है दर्शाया जाता है। मेंबर झिल्ली फटता है तभी बच्चा बाहर आता है ना, तो मेम्ब्रेन फटी हुई है या नहीं फटी हुई है वो चीज़ को वहाँ पे लिखा जाता है। भ्रूण की स्थिति, फीटस का पोजीशन कैसा है उस चीज़ को जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद गर्भोदक जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो चीज़ों को वहाँ पे लिखा जाता है, साफ होगा तो सी, अगर म्यूकोनियम गंदा होगा द्रव तो एम, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स का डिलेशन, ग्रीवा का फैलाव दर्शाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद गर्भाशय संकुचन का तीव्रता, जो गर्भाशय का कंट्रैक्शन है कितना ज़्यादा है उसको तीव्रता को लिखा जाता है। यूरिन का एनालिसिस वहाँ पे लिखा जाता है। भ्रूण के सिर में हुए परिवर्तन जैसे कैपुट निर्माण, मॉडलिंग निर्माण, ये सिर के बारे में भरा जाता है। कितना औषधियाँ दी गई, औषधियाँ के बारे में, आईवी फ्लूइड के बारे में दर्शाया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो दिया जाता है यूट्रस के कंट्रैक्शन के लिए, तो अगर ऑक्सीटॉक्सिन दिया गया हो तो उसको जो है लिखा जाता है कितना मात्रा दिया गया, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट ध्यान में रखिएगा, ये सारे कंपोनेंट इधर ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये वाला चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे यही है पार्टोग्राफ, ठीक है, देख रहे हैं एक पेज पर सारे डिटेल दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, मरीज का नाम, एज, ठीक है, डेट, प्रथम बार है या मल्टीपल है वो, ठीक है, LMP EDT मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था और एंड कब हो रहा है, जेस्टेशनल वीक लिखना है कौन से सप्ताह में है, क्लिनिक का नाम, लेबर का ड्यूरेशन लिखा जाता है, ठीक है, ये सारा डिटेल ऊपर होता है। अब ऊपर में फीटल हार्ट रेट है, यहाँ पे फीटल हार्ट रेट 120 से 160 होता है, आपको पता है, तो वह पर घंटे पर जो है नाप कर इसमें फिल किया जाता है, ठीक है। लिक्वर मॉडलिंग, लिक्वर मॉडलिंग अभी मैंने बताया, लिक्वर मॉडलिंग जो है इसमें मात्रा लिखा जाता है, किसका, लिक्वर जो द्रव होता है एमनियोटिक फ्लूइड का उसका मात्रा लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स का डिलेशन है, देख लीजिए सर्विक्स सेंटीमीटर में है और यहाँ पे डिसेंट है घटते हुए, ठीक है, इधर बढ़ते हुए इधर घटते हुए, तो यहाँ पे अलर्ट लाइन है, एक्शन लाइन है, ठीक है, अलर्ट लाइन 0 से लेकर 10, ठीक है, अलर्ट लाइन एक्शन लाइन, समझ गए। यहाँ पे सावधान करता है, अगर अलर्ट लाइन पर अगर है देख लीजिए यहाँ से 4 ए हो गया, ठीक है, ए यहाँ ए हो गया यहाँ, ठीक है, ए अलर्ट करता है, ए अलर्ट करता है कि जो आपका सर्विक्स है वह डिलेशन शुरू है, एक्शन में अपना काम शुरू कर देता है सर्विक्स, ठीक है। तो ये हम भरते हैं कि कितना देर पर जो है सर्विक्स का डिलेशन हो रहा है, समझ गए। यहाँ पे घंटा और यहाँ पे समय जो है भरना रहता है इस सर्विक्स के डिलेशन में, ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्शन जो पेल्विस का होता है, इस यहाँ पे आपको कंट्रैक्शन पर 10 मिनट कितना कर रहा है कंट्रैक्शन डालना रहता है, और आप ऑक्सीटॉक्सिन जो दवाई दिए हैं कितना दिए हैं इसमें मात्रा लिखना रहता है, ठीक है। अब कोई एक्स्ट्रा ड्रग फ्लूइड चल रहा है तो इसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर और पल्स को हम लोग इसमें नोट करते हैं, ठीक है। इतना बनाया गया है लेकिन इतना यूज होता नहीं है, और इसमें हम लोग टेम्परेचर डालते हैं, और यूरिन एनालिसिस में यूरिन कितना आउटपुट दे रहा है, प्रोटीन कितना है उसमें, एसीटोन कितना है, ये हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर में फीटल हार्ट रेट डालना रहता है, सबसे ऊपर तो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद फीटल हार्ट रेट, उसके बाद लिक्वर मॉडलिंग होता है, उसके बाद सर्विक्स का डिलेशन होता है वो लिखना पड़ता है, उसके बाद यूट्रस का कंट्रैक्शन पर 10 मिनट कितना हो रहा है वो लिखना होता है यहाँ, और ऑक्सीटॉक्सिन अगर दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं इसमें लिखाता है, अदर मेडिसिन और फ्लूइड इसमें लिखाएगा, ब्लड प्रेशर और पल्स जो है यहाँ लिखाता है, टेम्परेचर इस वाले में लिखाया जाता है, एंड यूरिन एनालिसिस इसमें जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे जो है समापन, ठीक है। चलिए हम लोग फीटल डिस्ट्रेस के बारे में एक क्वेश्चन और है देख लेते हैं। फीटल डिस्ट्रेस जो होता है, फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि
गर्भ में पल रहे बच्चा विपत्ति संकट में है, यही फीटल डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, देखिए गर्भस्थ शिशु की विपत्ति से तात्पर्य है, गर्भस्थ शिशु के संकट से तात्पर्य है कि गर्भ की ऐसी समस्या, ऐसी जटिलता जिसे गुजरना, जिनके अधिक समय तक बने रहने से भ्रूण के जीवन को खतरा या उसको अस्थायी क्षति हो सकता है। इसके कारण गर्भस्थ शिशु के मृत्यु तक हो जाती है। अब ये फीटल डिस्ट्रेस कहने का मतलब होता है कि बच्चा गर्भ में संकट में है, ठीक है, विपत्ति में है। ठीक है, अब यह विपत्ति अगर ज़्यादा समय तक बना रहता है गर्भ में, तो इससे बच्चे को अस्थायी क्षति या वह जो है उससे मृत्यु तक हो सकती है। यही फीटल डिस्ट्रेस होता है, यानी गर्भ के अंदर बच्चा संकट में है, यही फीटल डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, इसके क्या कारण होते हैं? कारण में होगा कोर्ड प्रोलैप्स हो जाना, माता का हाइपोटेंशन यानी रक्तचाप कम जाना, ठीक है, प्लेसेंटा एब्रोपिटो होना, उच्च रक्तचाप, क्रोनिक रीनल डिजीज यानी किडनी का रोग, ड्रग एडिक्शन होना, स्मोकिंग करना, मैटरनल मातृत्व से संबंधित निर्जलीकरण। ठीक है, तो बहुत सारे कारण होगा, माता से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे क्रोनिक रीनल डिजीज, ड्रग का एडिक्ट माता है, स्मोकिंग है, मैटरनल सीवियर डिहाइड्रेशन है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, उच्च रक्तचाप है, समझ गए, प्लेसेंटा है, मैटरनल हाइपोटेंशन है, कोर्ड प्रोलैप्स है, तो ये सब कारण होता है। चिन्ह लक्षण क्या होता है? तो शिशु का हृदय धड़कन अधिक होगा या मंद होगा। समस्या है, समस्या अधिक में भी और मंद में भी, दोनों में होता है। ठीक है, भ्रूण की गति कम होगा, भ्रूण का हृदय ध्वनि अनुपस्थित होगा। जब बच्चा संकट में है तो उसका ध्वनि कहाँ से सुनाई देगा? नहीं देगा। मिकोनियम बाहर निकलने लगेगा। फीटल हाइपोक्सिया, बच्चे को ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा। ठीक है, निदान में क्या होगा? तो यूएचजी करवाइए, वेजिनल एग्जामिनेशन कराइए, पेट का एग्जामिनेशन कराइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते रहिए और एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हैं। ठीक है, प्रबंध की बात किया जाएगा तो आपको प्रबंध जो है खुद से लिखना है। ठीक है, प्रबंध आप खुद से लिखिए, कैसे लिखिएगा। आगे है जननी सुरक्षा योजना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और माता एवं नवजात को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को यह शुरू किया गया। NRHM के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत यह जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकारी अस्पताल, सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पताल है, वहाँ पे डिलीवरी कराने पर जो प्रस्तुता होता है उसको नगद राशि का भुगतान किया जाता है। यूँ कहा जाए तो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है अस्पताल में डिलीवरी कराने पर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि भाई मातृरुगंता यानी माता को जो बीमार लगता है, मातृरुगंता दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु रुगंता दर, शिशु मृत्यु दर को कम करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, नवजात को बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करना, माता एवं शिशु को दोनों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर को प्रगति पर लाना। ठीक है, इस योजना में देश के सभी राज्यों को निम्न 2 भागों में बांटा गया। अब ये जो योजना है इसमें 2 भागों में अलग अलग राज्यों को बांटा गया। ठीक है, पहला है लो परफॉर्मिंग स्टेट और एक है हाई परफॉर्मिंग स्टेट। लो परफॉर्मिंग स्टेट मतलब जहाँ पे अभी जो है लोग जो है अस्पतालों में प्रसव नहीं कराते हैं, वो लो परफॉर्मिंग स्टेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे लो परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन सा है? इनमें 10 राज्य शामिल हैं जिनके नाम हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम। यानी जो कहा जाए एक प्रकार से उत्तर पूर्वोत्तर जो राज्य है वो सब जो है अभी लो परफॉर्मिंग में है। वहाँ भी लोग अभी भी जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल में प्रसव नहीं कराते हैं। इन राज्यों में नगद राशि का लाभ निम्न प्रकार दिया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र का अगर महिला है तो उन्हें 1400 रुपया दिया जाता है प्रसव के समय, और आशा को 600 रुपये दिए जाते हैं, जो गाँव की आशा है जो प्रसव करवाती हैं। ठीक है, यही चीज़ें लो परफॉर्मिंग स्टेट में अगर शहर की बात किया जाए तो महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाता है और आशा को 200 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाई परफॉर्मिंग में चलेंगे तो 10 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य को हाई परफॉर्मिंग में शामिल किया गया है, और जो रुपये की बात होगा उसको आधा कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला है उनको 700 रुपये, जहाँ पे 1400 मिलता था वहाँ पे अब 700 रुपये, और आशा को जहाँ 600 मिलता था वहाँ 200 रुपये। शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये कम 600 रुपये, और आशा को सेम 200 रुपये दिए जाते हैं। तो ये हो गया हाई परफॉर्मिंग स्टेट। ठीक है, ये हो गया आपका जननी सुरक्षा योजना के अंदर JSY। ठीक है,
अब इसमें जेएसवाई के अंदर कुछ और भी काम किए जाते हैं, जैसे प्रसव हेतु परिवहन और उपचार के लिए जो है आपको कुछ प्रोत्साहन किया जाता है। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित किया जाता रहा है। संस्थागत प्रसव हेतु निःशुल्क परिवहन साधन निम्न अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। आप लोग देखते होइएगा, आप एक फ़ोन कीजिएगा तो एम्बुलेंस आ जाता है डिलीवरी के लिए, और ले भी जाता है और पहुंचा भी जाता है फ्री में। तो जो भी महिला है इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये किया गया, निःशुल्क परिवहन सुविधा किया गया, ताकि लोग जो है आ जाए आसानी से और उसे पहुंचा भी दिया जाए। ठीक है। संस्थागत प्रसव हेतु समस्त ग्रामीण शहरी गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था। प्रसव पश्चात प्रसव से पूर्व किसी भी इमरजेंसी में परिस्थिति में प्रबंध के लिए उन्हें छूट दिया गया, निःशुल्क जो है गाड़ी का व्यवस्था। निवास से स्थान तक, ठीक है, जटिलता होने पर उच्च संस्थान में रेफर करने पर भी निःशुल्क जो है वाहन सुविधा है। डिस्चार्ज के बाद स्वास्थ्य संस्थान से निवास तक, यानी ले जाने में भी, एडमिशन के समय भी और डिस्चार्ज के समय भी जो है अस्पताल से निवास तक मुफ्त में जो है परिवहन जो है उपलब्ध कराया गया। ठीक है। या कहीं रेफर करना हो या आपातकालीन स्थिति आ गया हो तो उस कंडीशन में भी, सारे कंडीशन में भी प्रेगनेंसी के टाइम में मुफ्त में जो है परिवहन का सुविधा जो है इस जेएसवाई के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है। तो ये